अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? किस पाठ पर चर्चा करनी है? पाठ 2 का नाम क्या है? प्रकाश का कल प्रकाश का परावर्तन पर सारा क्वेश्चन आंसर का धुआं उड़ाए थे। अब आज और कल 2 दिन में प्रकाश के अपवर्तन का धुआं उड़ाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ऑब्जेक्टिव पर तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न, ठीक है। एक वो प्रश्न का मतलब होता है खुश, हैप्पी, ठीक है। चलिए, ये है प्रश्न। क्या है बेटी? क्वेश्चन नंबर 1। क्या आप तैयार हैं? सही से बैठिए ताकि आधा घंटा सकिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, विरल जैसा कि हवा, जैसे कि से सघन माध्यम, कौन सा माध्यम? जैसे कि कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर? ये सघन विरल माध्यम है, ये अभिलंब है। जाना था ऐसे, इस रास्ते को छोड़ देगा और इधर चला जाएगा अभिलंब की ओर। बोलिए, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की, सघन से विरल में जाने पर। इस अभी वाले कंडीशन में ये आई है और ये आर है। आई और आर में कौन बड़ा है? तो विरल से सघन में जाइएगा तो आई बड़ा और आर छोटा। तीसरा क्या? जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। माध्यम 1 से माध्यम, देखिए पहले समझिए, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम दूर है, 2 है, ये आपका अभिलंब है। जाना था इस रास्ते से, भाग गया अभिलंब से 2। ए से चला, बी तक ठीक था, जाना था सी, भागा डी, ठीक है। यही बोल रहा है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? तो एक माध्यम क्या हो जाएगा और दूसरा माध्यम। आपसे सवाल केवल इतना पूछा गया कि सघन माध्यम कौन होगा, तो आप एक को सघन बोलेंगे। इस कंडीशन में जवाब दीजिए, आई और आर में कौन बड़ा? आर बड़ा। क्लियर हो रहा है? तीसरा के बाद आइए चौथा में। वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? लाख किलोमीटर। वो सेकेंड बोल चुका है, वो सेकेंड बोल चुका है। आप केवल बोलेंगे वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर। वो आपसे खुद पूछा है कितने सेकेंड में, है ना? 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? तो 3 लाख किलोमीटर। वो नहीं बोलता तो आप सेकेंड भी लिख देते। ओके, चलिए भैया, चौथा के बाद पांचवा में चलिए। स्नेल का नियम क्या है? पढ़ाए हुआ हूँ। स्नेल का नियम आपने पढ़ा था। स्नेल के नियम में प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। वो दूसरा नियम जो था वो क्या था बाबू? साइन आपतन कोण साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1 क्या होता है? ऋणांक होता है। क्या होता है?
नियतांक होता है। 5 क्वेश्चन डील कर लिए। चलिए छठा में चले। अब कहता है अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है बताइए। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना हो तो प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल और उसका अनुपात किससे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल से। याद है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो आप बटा के ऊपर में क्या रखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इससे आपको अपवर्तनांक निकल जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा आपने हमसे पढ़ा था अपवर्तनांक के बारे में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह क्या होता है, सघन होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा वो माध्यम सघन, उसमें प्रकाश की चाल कम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा और वो कहाँ कोई ऐसे सोचने से सोचता है, ऐसे सोचने से सोचता है ना, हाँ बोलो बोलो, ऐसे सोचने से नहीं होता बाबू। माइंड, मन खुश करके सोचोगे तो बात समझ में आएगी, भूला हुआ बात फिर वापस याद आएगी। बेटा हम तो सब कुछ समझाते ही नहीं समझाते हैं, बोलो। अब कौन सा बचा बाबू, 5 हो गया, 6 भी हो गया बाबा। अब क्या है, 7 है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? सघन माध्यम में स्पीड है कम तो अपवर्तनांक है ज्यादा। क्लियर, मजा आ रहा होगा आपको अंदर से। अब कितना, 7 हो गया। अब 8 है। अब क्या है, 8 में है पानी का अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना है बाबू, 1.3 है। इस कथन का क्या तात्पर्य है, आप बोलेंगे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें इसका अपवर्तनांक कम है औरों की तुलना में, और भी पारदर्शी माध्यम की तुलना में। पानी भी पारदर्शी माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 1.33 है, यानी कि यह एक विरल माध्यम है। ठीक है। और अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि वायु में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में प्रकाश की चाल, यही ना। पानी का अपवर्तनांक जो आप निकाले होंगे तो आप फॉर्मूला में क्या लिखे होंगे, प्रकाश में प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में प्रकाश की चाल। इतना क्वेश्चन आपका डील हुआ। 8। 9वां है पार्श्विक विस्थापन। क्या है, तो पार्श्विक विस्थापन के बारे में आप क्या पढ़े थे बताइए। पार्श्विक विस्थापन के बारे में क्या पढ़ाए थे कि दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद होगा कांच की एक सिल्ली लिया था, आया था, मुड़ा था, फिर मुड़ा था, इससे तुलना किए थे, इससे तुलना किए थे, तो ये आपका बीच की दूरी को अपवर्तनांक बोले। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और जो किरण ये निकल रहा था इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, ये भी याद रहे। ठीक, निर्गत मतलब होता है बाहर निकल जाना। 9वां के बाद 10वां है। 10वां को आप चित्र के रूप में दिया है ना। कौन निर्गत किरण नहीं दे रहा है, कौन निर्गत किरण नहीं दे रहा है। आपसे चित्र 3 को बनाया हुआ है। पहला चित्र को गौर से देखिए, तीर का चिन्ह पानी से आ रहा है और हवा में जा रहा है। तो प्रकाश तो लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, चिंता न करें, मुझे बताना ही पड़ेगा। रुक जाइए, कपड़ा एक और न था ये, क्या किए, फेंक दिए क्या, बोलो, फेंक दिए नहीं। ये देख रहे हैं आप, इसको ये लिखता है कांच का माध्यम, लिखता है
और ऊपर वाले को लिखता है पानी माध्यम। प्रकाश जा रही है ना। आपको पता है कि कांच कौन सा माध्यम है और पानी कौन सा माध्यम है? पानी आपका विरल माध्यम है, मानते हो? कुछ भी समझने के लिए एक अभिलंब डाल दो। बताओ बेटा, कांच माध्यम से पानी माध्यम में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो ये तो अपनी इस रास्ता को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो विरल से सघन में जाएगा तो वो किधर जाएगा? अभिलंब की ओर। मतलब ये सही है, ये रास्ता सही। देखिए 3 रास्ता बना के दिया है, 1 2 3, ये 3 रास्ता बना के दिया है, 1 2 3। फिर समझिए, अगर माध्यम अलग अलग आप नहीं करते तो ये प्रकाश जो चला था यहाँ से कांच से, वो कहाँ पर पहुंच जाता? तो क्या आप 2 पर जाने देंगे कि मुड़ेंगे? मुड़ेंगे। इसीलिए तो ये आंसर गलत हुआ। अब मुड़ेंगे तो आप अभिलंब की ओर जाना पसंद करेंगे कि अभिलंब से दूर? अभिलंब से दूर ना। सघन से कहाँ जा रहे हैं? विरल में। तो अभिलंब से दूर जाएंगे बेटा, अभिलंब से दूर जाएंगे बाबू, ये आंसर सही होगा। ओके, फिर समझ लीजिए, कांच से आप जा रहे हैं पानी, घबराइए मत, उल्टा बनाया है, फंसाइए करेगा आपको एग्जाम में। आपने कॉन्सेप्ट कितना क्लियर किया है। कांच से आप सीधा रास्ता में जा रहे थे, आपको तो मुड़ना हर हाल में है, क्योंकि आप कांच माध्यम से विरल पानी माध्यम में जा रहे हो, है ना। तो मुड़ना है तो आप सघन से जब विरल में जाओगे तो अभिलंब की ओर जाना चाहोगे कि अभिलंब से दूर? अभिलंब से दूर। पक्का? सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर। तो ये आपका आंसर 3 में चला जाएगा। एक चित्र आपको समझ में आ गया। दूसरा चित्र देखिए बाबू, प्रकाश की किरण आई, ये आपका अभिलंब है, फिर मुड़ गई। देखो बेटा, ये कौन सा माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? इस कंडीशन में ये क्या है? विरल। और ये क्या है? तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? पक्का? और सघन से विरल जाएगा तो? चलिए, इस कंडीशन में आई बड़ा और आई छोटा। फिर क्या हो रहा है बाबू? देखो, अब कांच से वापस वो कहाँ आ रहा है? हवा में आ रहा है ना बेटा। तो चलिए, अब क्या होगा? कांच से हवा में आ रहा है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा ना। चलिए, तो ये आपका निर्गत किरण भी होता है। चलिए, ये आपतित हुआ है तो ये क्या हुआ है? और ये आपतित हुआ है तो ये क्या हुआ है? अपवर्तित हुआ है। तो आपने चित्र नंबर 1 भी देखा, चित्र नंबर 2 भी देखा। उसके बाद आइए चित्र नंबर 3 में चलिए। ये आपका कौन सा माध्यम है? ये कौन सा माध्यम है? कांच। 1 2 3 क ख ग लिखा है। प्रकाश की किरण क्या आ रही है? लंबवत आ रही है, तो वो क्या करेगी? सीधी निकल जाएगी, है ना पता? चलिए, तो कहता है चित्र क में 1 2 एवं 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता? तो 1 और 2 निर्गत किरण नहीं हो सकता। पूछता कि कौन निर्गत किरण हो सकता है? तो तीसरा जो है वो निर्गत किरण होगा। निर्गत मतलब बाहर निकलना। आप किसके साथ गए थे? 2 के साथ गए थे, 1 के साथ कि 3 के साथ? तो उसने कहता है कौन नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे 1 और 2 नहीं हो सकता। 2 तो होना ही नहीं है, अपने रास्ते से मुड़ेगा ना बाबू। अरे भैया गुच्चा जी इधर देखिए, अपने रास्ते से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? वो तो होबे नहीं करेगा, या तो अभिलंब वाला होगा, अभिलंब के निकट होगा, या अभिलंब से दूर होगा। तो किसके पास जाएंगे आप? कौन नहीं हो सकता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? 1 के साथ। 1 नहीं हो सकता है। और कौन हो सकता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? 3 के साथ जाएंगे। अब समझे सवाल को? फिर समझिए, क का सवाल का जवाब आपका हो गया। आपके हिसाब से आंसर जाएगा 1, क्योंकि कौन नहीं हो सकता है। अब दूसरा में देखिए क्या पूछता है, पेज पलटी मारिए। चित्र ख में आई का मान कितना होगा? चित्र ख में आई का मान कितना होगा? कि चित्र चित्र ख में, यही दूसरा का ख है आपका, है ना। ये आपका कितना डिग्री बना के दे रहा है? 60 डिग्री। देख लीजिए चित्र में, देख लीजिए, आपके चित्र में देख लीजिए, 60 डिग्री बना के दे रहा है। तो देखो बेटा, देखो बाबू, ये आई है तो ये कितना है? और ये आई है तो ये कितना है? आर है। कोई दिक्कत? तो
कोण आई का मान कितना होगा? तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा जी। जहां से चला था उसी तरह से कल्पना कीजिए, फिर चला है ना, फिर चला है ना, 60 हो जाएगा। गौ में कहता है सिल्ली या पट्टी, ये आपका कांच की क्या है बेटा? सिल्ली है। सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाले पथ को दर्शाया, या तो दर्शा दिए, वो यहाँ तक छोड़ दिया था ना, और यह दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए? आप क्या बोलेंगे? लंबवत निकल जाएगा, समझे? लंबवत निकल जाएगा। 10 को प्रैक्टिस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? चलिए 12 में चलिए। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, लेंस और उसमें क्या बोलते दर्पण में? C और P को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए 12 के बाद हो गया, 13 में चले। पतला लेंस क्या है? तो पतला लेंस क्या है? वह लेंस जो काफी जगह, कम जगह में बन जाए, काफी छोटा बन जाए, या उससे भी सटीक आंसर। पतला लेंस वो है जो अपने प्रकाशीय केंद्र यानी O से होकर के प्रकाश को सीधा जाने दे जी। मोटा फिर जाने नहीं देगा, पतला जाने देगा। तो पतला लेंस क्या है? वह लेंस जो प्रकाश के किरण को अपने प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधा जाने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और जो O से होकर के न जाने दे उसको क्या बोलेंगे? मोटा लेंस। तो मोटा को आपको पढ़ना नहीं है। 14 प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2 मुख्य फोकस होते हैं, F1 और F2। प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य और द्वितीय मुख्य। अब पूछेगा इस दोनों में मेन बॉस कौन है? तो F2। मेन बॉस कौन है? तो F2। प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? हो गया, ले आ रहा है। तो 2 मुख्य फोकस होते हैं, मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं? F2 को। यही जवाब पूछ रहा है आपसे। लेंस के किस मुख्य फोकस को, F1 और F2 में से किसको लेंस का फोकस कहते हैं? F2 को। F2 पकड़ाएगा, C2 पकड़ाएगा, और C2 जिधर चला गया उसके उल्टा में क्या होगा? C1 और F1 हो जाएगा। ओके, चलिए क्या बचा हुआ? 15 उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो C पर। ओके, अब बोला आपको फंसा रहा है तो आपको C1 C2 में जाना होगा जी। C1 C2 में जाना होगा तो किस लेंस की बात कर रहा है? उत्तल लेंस का। आप ही बताइए C1 C2 कहाँ होगा? हाँ, किधर होगा C1 और किधर होगा C2? इधर होगा C2 और इधर होगा C1। याद है ना पूरी तरह से? उत्तल का बाबू, उत्तल का F2 होगा इधर और F1 होगा इधर। तो वही कहता है उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखिएगा? तो C1 पर रखेंगे, C1 पर रखेंगे। बाईं ओर तो किसी में भी रखेंगे। कहाँ रखेंगे कि उसके आकार के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो C1 पर रखेंगे, है ना। उत्तल लेंस में कहां पर रखेंगे? C1 पर। बायां में C1 रहता है, अवतल में बायां में C2 रहता है। इतनी बात समझ में आई? 15 तक। 15 को उठाइए। फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी की अवतल लेंस की? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है, इसका C1 इधर है और F1 इधर है, F2 इधर है, C2 इधर है। इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, इधर जाएंगे तो है ना। तो
फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? F से। ओके, इधर आपका क्या लिखाएगा? F2 और F2, तो R के फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? 2F2। C2 को R का फॉर्मूला 2F2 और C2 को क्या कहेंगे? इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? F1, इसको क्या बोलेंगे? F1, यही ना बोलेंगे। इसको थोड़ा बड़ा करके गलती सुधारिए। और R1 बराबर क्या, सॉरी इसका R2 कितना हो जाएगा? 2F2। R1 क्या हो जाएगा? 2F1 और C1 को क्या बोलेंगे? 2F1। ठीक है, चलिए। तो फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? तो आंसर निकल कर क्या आएगा? उत्तल लेंस। क्योंकि आप किसको मेन मानेंगे? F2 को मेन मानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए 16 के बाद 17। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम, ये कम का चिन्ह है, तो उसमें प्रकाश की चाल कम या अधिक? अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक होगा बाबू, समझ रहे हैं? थकना मना है, रुकना मना है। यही मेहनत आपको ठंडी के समय में काम आएगा, है ना? समय बचेगा आपके पास, सिलेबस घिंचा चुका रहेगा। 18, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, फैलाना। पक्का? पक्का? तो इसका क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने का काम कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं, गलती है तो अकेले में मिलके क्लास में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ना दूर होता उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन के चक्कर में सारा लेक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, सटीक आंसर लीजिए। ओके, चल, जिसमें कंफ्यूजन हो उसको छोड़ देंगे हम एग्जाम में। ठीक, जितना एक क्वेश्चन कहता है बनाने के लिए उतना न बने, तब कंफ्यूजन वाले प्रश्न पर दिमाग लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है ना? ये सोचकर नहीं पढ़िए कुछ करना है तो कुछो लिख देंगे, कुछो चेक कर देगा, नंबर तो आ जाएगा। नहीं, उससे आपका जीवन नहीं बनेगा। ठीक है, जो लिखेंगे उतना ही आना चाहिए, तब आपकी कॉपी सही ढंग से चेक होगी। 19, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर हो, ये ले बेटा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से बहुत दूर हो मतलब कहां पर? अनंत पर। उत्तल लेंस से बहुत अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। याद कीजिए, बॉक्स में जाकर देखिए, फोकस पर बनेगा। जी, कैसे सर आपको पता चला? सॉरी, इस पर तो इधर नहीं बनेगा बेटा, इधर वाले फोकस पर बनेगा, F2 पर। पूछिए सर कैसे? आंसर तो देखिए लेंगे। अनंत का मतलब क्या? सूर्य से आने वाली किरण समांतर और जाकर के कहां मिलेगा? जी, आपने पढ़ा था है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर, फोकस से आने वाली समांतर, याद है? वहां P से आने वाली उतना ही डिग्री का कोण बनाकर, यहाँ O से आने वाली उसी रास्ते से, याद आ रहा है? जी, उससे। फिर भी आप अपना बॉक्स चेक कर लीजिए, टेबल को चेक कर लीजिए, और मैंने जो 6 चित्र बनाना सिखाया उससे भी दिमाग लगा लीजिए। हंसिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए 3 घंटा लेते हो ना रात में, है? झूठ मत बोलो, टीचर है, बदुआ नहीं देंगे। झूठ मत बोला करो, नहीं करते हो तो करो, करो, कोई तुम्हारा नहीं छूटेगा, भाई बहन फ्रेंड कोई नहीं छूटेगा। पहले अपना काम करो, ठीक है? अपना काम करो। 20 में आइए, 20 में कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस कि उत्तल लेंस? उत्तल लेंस बाबू। कैसे पकड़े सर? अवतल दर्पण। किससे पकड़े? अवतल दर्पण से एक बार क्या? आभासी,
हाँ, जो बोला है वही लिख, एक बार और 5 बार। और जो काम अवतल दर्पण करता था वो काम कौन करेगा? तो उसने कहा, कौन सा क्वेश्चन है? 20। उसने कहा कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। 20 हो गया बेटा। 21 में चले। वेरी गुड। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस। उत्तल दर्पण अवतल लेंस। उत्तल दर्पण साइड मिरर में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा के साथ काल्पनिक। तो वो था उत्तल दर्पण। अब सेम आएगा अवतल लेंस। तो क्वेश्चन एक बार और 21 का, यदि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा, ये वस्तु है ना बाबू ए बी, इससे क्या बन जाए? छोटा बन जाए। कितना नंबर है? 21। वही बोला है, सीधा और छोटा। हाँ, तो इस चित्र से दोनों हो गया ए डैश बी डैश। ये सीधा भी है और छोटा भी है। तो सीधा और छोटा लेंस में किस लेंस के पास जाएंगे आप? अवतल लेंस के साथ जाएंगे। ठीक है बाबू? चलिए, वो लेंस कैसा है? तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु F1 और लेंस के बीच में हो। एक ही बार बनता है आभासी और उस समय बनता है आवर्धित बड़ा। एक बार था ना लिखा हुआ? हाँ, तो उत्तल लेंस में एक ही बार बनता है आभासी और बड़ा। ठीक है? कब? जब वस्तु कहाँ से, जब वस्तु कहाँ रहता है? हाँ, फोकस और ओ के बीच। या लेंस करके लेंस कह देगा, डरिएगा नहीं। ओ नहीं करके क्या बोलेगा? लेंस। ठीक बोले हैं ना जी? गलती ना बोल दिए हैं? गलती बोले हैं तो बताओ बाबू। गलती बोले हैं तो थोड़ा बताओ। सही है बेटा? हमको काहे शक हो रहा है? हमको शक क्यों हो रहा है? और ये ओ से गुजर रहा है ना, आंख में जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा बुझाएगा, कम बुझाएगा तो आप कहिएगा कि जरूर पीछे से कहीं से आ रहा है। ठीक, और उस कंडीशन में डॉटेड से आभासी बनेगा। अब क्या है बताइए, कितना 22 हो गया? 23 तो आप पढ़ेंगे शायद। किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अरे ये बॉक्स चेक कीजिए जाकर के। पिन को मतलब वस्तु को आप कहाँ रखेंगे? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? है का? भाई हाँ, कहाँ पर? वही पूछता कि अनंत पर बनता है तो वस्तु कहाँ रखाएगा? तो F1 पर। और वस्तु रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कितना हो गया? 23 हो गया। अब क्या पढ़ेंगे आप? 24, दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताएं। लेंस का उपयोग अपने जीवन में हम लोग कहाँ करते हैं? बोलिए। चश्मे में करते हैं, उसके बाद दूरबीन में नहीं बाबू, सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी समझते हो बेटा? आपके ब्लड का जांच जिस मशीन पर होता है उसमें सूक्ष्मदर्शी लगा रहता है ना? वो सूक्ष्मदर्शी कौन सा लेंस है? बोलिए बोलिए ना। अच्छा, वो अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस? हाँ, जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा है? ऊपर वाले ने जो आपकी आंख को दिया है उसमें कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और सूक्ष्मदर्शी में नहीं मानिएगा। तो क्यों है?